एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है द आर्ट्स क्लासेज परिवार में। आज हम लोग हिंदी के पदखंड का चौथा अध्याय अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर, तो चलिए क्लास को देखते हैं अर्धनारीश्वर में क्या है। सबको ध्यान से देखेंगे, याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो को देखने का काम करें। वीडियो कोई खास ज़्यादा समय का नहीं होगा, लेकिन इतना ही कम समय में आपको संपूर्ण चैप्टर की बात को आपको बता दिया जाए। चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय को देख लेते हैं। लेखक परिचय से ही आपको सवाल आने की संभावना अधिक रहती है। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर क्या है? ये एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता, राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता। रामधारी सिंह दिनकर को क्या समझा जाता है? ये राष्ट्र कवि के नाम से इन्हें जाना जाता। कोई किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते। रामधारी सिंह दिनकर छायावदोत्तर युग के कवि है। सवाल पूछता है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? तो छायावदोत्तर युग के। किस युग के कवि है? छायावदोत्तर युग के कवि। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 23 सितंबर 1908 को हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ। सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ तथा निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। तथा निधन 24 अप्रैल 1974। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम मनोरूप देवी तथा पिता का नाम रवि सिंह था। माता के नाम मनोरूप देवी तथा पिता के नाम रवि सिंह था। पत्नी के नाम श्यामावती देवी, यानी रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या था? तो श्यामावती देवी। इनकी पत्नी कौन थी? तो श्यामावती देवी। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब इनके शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। इनकी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है? तो रामधारी सिंह दिनकर की शिक्षा की शुरुआत प्रारंभिक गांव और उसके आसपास से होती। इनकी जो शिक्षा की शुरुआत होती है तो इनके गांव से ही होती है और गांव के आसपास के स्कूलों के द्वारा ही होता है। 1928 में ये मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से ये मैट्रिक की परीक्षा पास करते। कब पास करते? 1928। 1932 में पटना कॉलेज से ये बीए करते हैं और वो भी बीए करते हैं तो इनका ऑनर्स क्या रहता है? इतिहास रहता। ये बीए हिस्ट्री ऑनर्स करते, यानी ऑनर्स क्या रहता है? इतिहास। कोई किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से ये मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। 1932 में ये पटना कॉलेज से बीए पास करते हैं और किस विषय से करते हैं? इनका ऑनर्स क्या रहता है? तो इतिहास रहता है। इनका ऑनर्स क्या रहता है? तो इतिहास रहता है। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते। रामधारी सिंह दिनकर की अभिरुचि क्या? अभिरुचि देखिए, पसंद क्या है? हर व्यक्ति का अपना एक पसंद हो। तो इनकी जो अभिरुचि है या इनकी साहित्यक जो है, रामधारी सिंह दिनकर की 1925 में छात्र सहोदर नाम, रामधारी सिंह दिनकर की 1925 में छात्र सहोदर नामक पहली कविता प्रकाशित हुई।
यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं पहली कविता, पहली कविता। तथा 21 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। तो इनका अगर देखा जाए तो पहला जो है, पहली कविता कौन है, ये छात्र सहोदर है। जबकि 21 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली कविता पुस्तक का नाम क्या होता है, प्रणभंग। यानी प्रणभंग जो है 21 और 8 में जन्म हुआ था, तो 1929 में इसको प्रकाशित किया गया था, 1929 में प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी कुछ कृतियों के बारे में देख लेते हैं, इनकी कुछ रचनाएं के बारे में देख लेते हैं, ध्यान से सबको ही सुनेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियों में आपको मिलेंगे प्रणभंग, ये इनकी पहली क्या कह सकते हैं, इनकी पहली कविता पुस्तक है प्रणभंग, ये 1929 में प्रकाशित हुआ। दूसरा रेणुका है, 1935 में हुआ। तीसरा हुंकार है, 1938 में हुआ। ठीक है। चौथा रसवंती है, 1940 में हुआ। पांचवा कुरुक्षेत्र है, 1946 में हुआ। सातवां रसीम रथी जो है 52 में होता है। नील कुसुम जो है 1954 में होता है। उर्वशी जो है 1961 में होता है। परशुराम की प्रतिज्ञा जो है वो आपको प्रतीक्षा जो है 1963 में होता है। जबकि कोमालता और कवित्व जो है, कोमालता और कवित्व ये 1964 में होता है। और हारे के हरिनाम जो है 1970 में। ये तो हम लोग पद कृतियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे गद्य कृति। इनकी कौन कौन सी गद्य कृतियां, तो सबसे पहले मिट्टी की ओर, ये 1946 में प्रकाशित हुआ। अर्धनारीश्वर 1952 में प्रकाशित हुआ। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में हुआ। काव्य की भूमिका 1958 में हुआ। वट पीपल 1961 में हुआ। शुद्ध कविता की खोज 1966 में हुआ। दिनकर की डायरी 1973 में हुआ। इसके अलावा बहुत से ऐसी रचनाएं है जो इनकी रचित है। आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर को किन किन पुरस्कार और सम्मान, कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिला था। तो इनकी एक रचना थी संस्कृति के 4 अध्याय, और संस्कृति के 4 अध्याय को लेकर के इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि एक और इनकी रचना है उर्वशी, और उर्वशी की रचना के लिए इन्हें, उर्वशी की रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और इन्हें राज्यसभा के सांसद भी बनने का, या राज्यसभा के जो है सांसद बनने का मौका मिला था। इसके अलावा इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में समादूत भी, राष्ट्र कवि के रूप में समादूत भी मिला था। चलिए ध्यान से सुनेंगे, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर जो है ना रोक रोक करके देखने का काम करेंगे, और साथ ही इसे लिखने का काम करेंगे। अब चलते हैं इनके कुछ विषय वस्तु के बारे में, इनके कुछ सारांश के बारे में, तो वो देखते हैं। चलिए अगर आप चाहते हैं स्पेशल हिंदी का बैच पढ़ने के लिए, या ऑल सब्जेक्ट के क्या कहे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, तो द आर्ट्स क्लासेज ऐप के माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी जबरदस्त तरीकों से कर सकते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे। ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ना है, हम लोगों को अर्धनारीश्वर, थोड़ा सा अर्धनारीश्वर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। साफ नहीं दिख रहा होगा, माफी चाहते हैं आप सबों को, थोड़ा सा कष्ट होगा देखने में, पर
थोड़ी सी समस्या है जिसको लेकर के हम भी परेशान हैं, लेकिन इतना है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप सही ढंग से इसको देखने का काम करते हैं तो। चलिए अब इनके सारांश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि सारांश क्या कह रहे हैं। पाठ का सारांश सवाल पूछेगा, अर्धनारीश्वर का सारांश भी, ठीक है। सबको ध्यान से सुनेंगे कि अर्धनारीश्वर एक काल्पित रूप है। पहले से ध्यान सुनिए, अर्धनारीश्वर एक काल्पित रूप है, यानी शिव और पार्वती का काल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का एक काल्पित रूप है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है। शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है। शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि चारों तरफ आ जाए, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखने का काम करेंगे। पार्वती का काल्पित रूप है, इसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है जिसमें आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। निबंधकार यानी रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि नारी और पुरुष यानी स्त्री और पुरुष गुणों की दृष्टि से क्या है? सामान्य। गुणों की दृष्टि से क्या है? सामान्य। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। एक का गुण दूसरे का दोष मतलब कमी नहीं हो सकता। एक का गुण अगर स्त्री का गुण पुरुष में चल जाए या पुरुष का गुण स्त्री में चल जाए तो किसी प्रकार का दोष नहीं है, ठीक है। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, परंतु पुरुष स्त्रैण कहे जाने के डर से उसे दबाए रखता है। परंतु पुरुष स्त्रैण कहने का मतलब होता है ना कि जिस पुरुष में महिलाओं का गुण आ जाता है तो समाज जो है, हमारे समाज में उसको किस नज़र से देखते हैं आपको पता है नहीं। तो वैसे स्थिति में वे जो है ना, हर नर के अंदर नारी का गुण होता है और उसे छुपा कर रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छुपा कर रखता है। अगर नरों में वे विशेषताएं आ जाए जैसे दया, ममता, औदार्य, सेवा इत्यादि, तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता बल्कि और अधिक निखर जाता। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अगर व्यक्ति के अंदर नारीत्व का गुण आ जाए, अगर पुरुष के अंदर नारी का गुण आ जाता है और नारी के गुण जैसे दया, माया, प्रेम, जो है ना लगाव, जो है ना क्षमा करने की एक क्षमता आ जाता है, तो उनका व्यक्तित्व जो है ना धूमिल नहीं होता बल्कि और निखर जाता है। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में भी पुरुष का तत्व होता है, गुण होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली और पुरुषों को आनंद देने वाली रचना ही समझा जाता है। इसी तरह महिलाओं के अंदर भी पुरुषों का गुण पाया जाता है, पर स्त्रियों को सिर्फ कोमल शरीर वाली पुरुष को आनंदित करने वाली रचना ही माना जाता है। घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उससे अलग बनाती है। और आजकल महिलाओं को भी मानसिकता है, आज के जमाने में महिलाओं की यही मानसिकता है कि हमें करना क्या है। किसी के घर में चूल्हा चौका ही बर्तन करना है, लेकिन उसको यह बात पता नहीं है कि आज की स्त्रियां और आज की लड़कियां चांद पर भी जा रही है और चांद को छू करके वापस धरती पर भी आ रही नहीं। इसलिए आज हम लोगों को इस दिमाग को जो है ना अब बदलना पड़ेगा। स्त्रियां जो कर सकती है
वो शायद पुरुष न कर सके। इतनी तेजी से हमारे समाज की महिलाएं बेटी जो है बढ़ने का कार्य कर रही, और इसलिए उसको दुर्बल कहे जाने लगा। दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है और इसलिए उसे दुर्बल कहे जाने लगा। समय बीतने के साथ ही पुरुषों ने महिलाओं को अधिकार को दबाता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को क्या करता गया? दबाता गया। पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा, सुख का साधन समझा जाने लगा। यानी महिलाओं को लोग जो है अब सुख का साधन समझने लगा। ये महिला कुछ नहीं कर सकती, बस पुरुषों को इंटरटेन कर सकती है, पुरुषों को खुश कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर। निबंधकार कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवी होते तो उन्हें भी अफसोस होता कि मैंने तो नर नारी में अंतर नहीं किया, हम साथ साथ रहे। पशु और पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वे नारियों पर कोई भेदभाव नहीं। निबंधकार कहते हैं कि अगर आदि मानव और आदि मानवीय होते तो उन्हें भी अफसोस होता कि हमने कभी नर और नारी में क्या किया? भेद नहीं किया। पशु और पक्षियों में भी नर और नारी पाए जाते हैं, पर उन सबों में कोई भेदभाव नहीं होता। दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद्र जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। स्त्रियों के प्रति यानी स्त्री के प्रति रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसाद जी और प्रेमचंद्र जैसे महान कवियों के विचार से भी वो क्या थे? असहमत। उनकी नारी के प्रति कोमलतावादी रूमानी दृष्टि का विरोध करते हैं। इन प्रेमचंद्र जी हैं, प्रसाद जी हैं, टैगोर जी हैं, इनको विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और कहते हैं कि आपने नारी के प्रति कोमलतावादी रूमानी दृष्टिकोण का विरोध किया, आप नारी को इतना कमजोर क्यों समझते? प्रेमचंद्र ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है। यह ऑब्जेक्टिव बनेगा। किसने कहा जब नर नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है? तो प्रेमचंद्र ने कहा था। किसने कहा था? प्रेमचंद्र ने कहा। और जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी बन जाती है। जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी बन जाती है। रामधारी सिंह दिनकर प्रेमचंद्र की बातों पर एक कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि प्रेमचंद्र ने कहा था कि अगर नर नारी का रूप लेता है तो राक्षस देवता बन जाता है, जबकि नारी नर का रूप लेता है तो राक्षसी बन जाती है। दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुषों की बाह में झूलती हुई माला है। ये सुनने में अच्छा लगता है। नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुषों के हाथ में झूलती हुई माला है, सब कहने में ठीक है। पुरुष अब नारियों से यह कहने लगा है कि तुम्हें घर में निकलने की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही का। अब पुरुष जो है नारियों से यह कहने लगा है, यहां तक कहने लगा कि तुम घर में रहो, तुम्हें बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेला ही काफी। क्योंकि नारी को क्रीड़ा की वस्तु मानता है, खेलने वाले वस्तु मानता है, जिसे कोई धूल कर न लगे। इस तरह से लोग जो है उनकी बात को मानने लगे। आगे बढ़ते हैं। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और एक नारी को हद तक नर बनना आवश्यक है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हर व्यक्ति को नर को नारी बनना चाहिए, नारी को नर बनना चाहिए, एक हद तक बनना चाहिए। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी। महात्मा गांधी अपने जीवन के अंतिम समय में नारीत्व की साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बापू मेरी माँ है। महात्मा गांधी की पोती ने जो एक पुस्तक लिखी बापू मेरी माँ है, इससे जाहिर होता है कि महात्मा गांधी भी अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने क्या किया? नारीत्व की साधना करने का काम कर।
आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम करा देते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर हम करा दें आपको, ताकि आपका समाप्त हो जाए। से कहीं बाहर से नहीं आने वाला है मेरे दोस्त, आप बस इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, इससे कहीं बाहर से नहीं आएगा। जो बताया जा रहा है वहीं से आपको संभावना रहेगा। पहला जो क्वेश्चन है वह है अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है। तो अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। 2 नंबर है और दिनकर किस युग के कवि है? तो दिनकर जी छायावधोत्तर युग के। 3 नंबर अर्धनारीश्वर किसका काल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का काल्पित रूप। 4 नंबर पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, तो पर नारी उसने क्या बना दिया? तो नारी को उन्होंने लता बना दिया। कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो कामिनी अपने साथ यामिनी जैसी शांति लाती। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है? पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है। नारी जब नर का रूप लेता है तो क्या बन जाती है? तो राक्षसी बन जाती है। किसने कहा जब नर नारी का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है? प्रेमचंद्र ने कहा। आगे बढ़ते हैं। स्त्री के गुण स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाते हैं? तो जिस पुरुष में स्त्री का गुण आ जाए उसे स्त्रैण कहा जाता है। बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया? तो गौतम बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया। भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है देख लेते हैं। स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार, स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया? तो स्त्रियों को भिक्षु बनने का अधिकार श्वेतांबर ने दिगंबर ने छीन लिया। दिगंबर, जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र बनता है, जबकि दिगंबर जो है नंगे रहता है। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमिरिया में हुआ था। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1974 में। सभ्यता का पहला सोपान क्या है? तो कृषि का विकास। सभ्यता में सबसे पहले क्या होता है? कृषि का विकास। दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी रचना के लिए मिला? तो उर्वशी के लिए। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी? तो बापू की पोती। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज है, ये आपको मिलेगा। दिनकर जी को पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो छात्र सौदर 1925 में प्रकाशित। 1925 में प्रकाशित। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? व्हाट पीपल है, काव्य भूमिका है, उर्वशी है, साकेत के नहीं है। यानी मैथिली शरण गुप्त जो है ना आपको साकेत के रचनाकार है, यहाँ पर ये नहीं। आगे देखते हैं। अगला जो है चलिए अगला जो प्रश्न है वह है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी की रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य को क्या कहते हैं? तो कुरुक्षेत्र। गांधारी कौन थी? तो दुर्योधन की मां। प्रेमचंद्र थे एक बहुत ही विख्यात कथाकार। तो चलिए आज जो है इस वीडियो में इतना ही। फिर जो है अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर की जब जरूरत पड़े तो आप उसको लिखने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।